हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 11th के चैप्टर में हम लोग जान रहे थे। क्या जान रहे थे हम लोग? एडिच बीटेगढ़ के पांचों पार्ट्स के बारे में, जिसमें हमने 3 पार्ट जान लिए थे। किसके किसके बारे में? मुनेरा, प्रोटिस्टा और आपका फंजाई। 3 पॉइंट जान लिए थे। और 2 पॉइंट जो आज जानना है हम लोग को, वो है आपका प्लांटी जगत। प्लांटी जगत और दूसरा जो हमें जानना है वो है हमारा जंतु जगत। जंतु जगत अर्थात क्या? दूसरे शब्दों में क्या है? एनिमलिया जगत। एनिमलिया जगत के रूप में हम लोग एनिमल वाले पूरे पार्ट्स को कवर अप करना है। ऐसे फ्रेंड्स, पीछे के पॉइंट में आपने फंजाई तक का कोई इशू नहीं हुआ होगा, आपने क्लियर कर लिया होगा। अब बात कर लेते हैं प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स के अंदर सामान्य रूप से क्या होते हैं कि वैसे जीव आते हैं जो पहला नंबर तो यूकैरियोटिक हो। कैसा हो? यूकैरियोटिक हो। जब यूकैरियोटिक होगा, जब कोई जीव यूकैरियोटिक अवस्था में होगा, तो कंफर्म है कि उनके अंदर वो सारे गुण होंगे जो एक कोशिका के अंदर रहते हैं। सभी कोशिकांग से लेकर अस्पष्ट कोशिकांग से लेकर अस्पष्ट केंद्रक, अस्पष्ट केंद्रक एवं क्या आपका इसके अंदर कोशिका झिल्ली एवं स्पेशल और विशिष्ट रूप में जो इनके अंदर पाया जाता है वह पाया जाता है आपका कोशिका भित्ति। क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति आपका पाया जाता है। ठीक है। अब ये आपके कोशिकांग हो गए, केंद्रक हो गए, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति स्पष्ट रूप में पाई जाएगी। अब कोशिका भित्ति जो सामान्य तौर से इसके अंदर होती है, जो ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अर्थात कि यह प्रोटीन का ही आपका क्या होता है? संगठित रूप होता है सेलुलोज। सॉरी, वसा का। प्रोटीन और वसा का संगठित रूप होता है यह सेलुलोज। इसी की कोशिका भित्ति बनी होती है। दरअसल क्या होता है कि कोशिका के अंदर, पौधों की कोशिका के अंदर कोशिकांग जो होते हैं और केंद्रक जो होते हैं, इनको सुरक्षा देने के लिए तो कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन कोशिका झिल्ली के ऊपर भी आपकी एक और झिल्ली पाई जाती है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि पौधे को आपका सभी प्रकार के मौसमों का सामना करना पड़ता है। सभी प्रकार के मौसम का सामना क्या? गर्मी के दिनों में तेज धूप लगेगी, वर्षा के दिनों में अधिक वर्षा होगी और ठंड के दिनों में अधिक आपका कम आपके टेम्परेचर का सामना करना पड़ेगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि कोशिका झिल्ली होगी, वह उनकी आयु समाप्त हो जाएगी। तो इनको बचाने के लिए बाहरी कवर के रूप में क्या इस्तेमाल होता है? इनके अंदर कोशिका भित्ति होता है और यह सेलुलोज का बना होता है। इसीलिए क्या होता है कि जो आपके पौधे होते हैं, पौधे के बॉडी का जो सरफेस होता है वह क्या होता है? हार्ड होता है। बॉडी का सरफेस हार्ड होने का सिर्फ यही मतलब है कि यह आपका क्या, इसके ऊपर कोशिका भित्ति है। नहीं तो हमारी बॉडी जितनी सॉफ्ट है, उनके बॉडी के अंदर भी वो कोशिकाएं शामिल है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि हमारे शरीर के अंदर कोशिका भित्ति नहीं है। अगर कोशिका भित्ति होती तो हमारी बॉडी भी हार्ड होती, लेकिन उनके अंदर ये चीज होती है, कोशिका भित्ति, इसलिए उनका बॉडी हार्ड होता है। उसके बाद यूकैरियोटिक में और एक विशिष्ट चीज इनमें पाया जाएगा और वो चीज है आपका लवक। वो चीज क्या है? आपका लवक, जो कि खास तौर से अन्य में नहीं पाया जाता। तो इनमें लवक पाया जाएगा और लवक भी जो इनके अंदर पाया जाएगा, वह लवक भी इनके अंदर 3 तरह के होंगे। ठीक है। एक तो होंगे आपका क्लोरोप्लास्ट, एक होंगे आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्या होगा आपका? ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा जो होगा आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ये 3 प्रकार के लवक पाए जाएंगे। क्रोमोप्लास्ट की वजह से रंग बिरंगे फूल खिलेंगे। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट इसके भोजन के भंडारण में मदद करेगा। और आपका क्या होगा? जो क्लोरोप्लास्ट है, यह पौधे को हरा रखने में
मदद करेगा। और यही ग्रीन पार्ट होने की वजह से यह जो प्लांटी है, यह प्लांटी जगत जो होगा वह स्वपोषी के रूप में कार्य करता है। जो प्लांटी होगा, ये पहला तो यूकेरियोटिक था, और दूसरा इसका कंडीशन क्या होगा कि यह सामान्य रूप से स्वपोषी होगा। ध्यान रखिएगा, मैंने वर्ड बोला है सामान्य रूप से। तो स्वपोषी किस कंडीशन में होगा? जब इनके अंदर हरा रंग होगा, अर्थात क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यही क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में इसकी मदद करेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में इनकी क्या करेगा? मदद करेगा। तो उस कंडीशन में ये क्या होगा? यह इसके लिए स्वपोषी के रूप में कार्य करेगा। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो विषमपोषी भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं। अब विषमपोषी के अंदर भी अन्य प्रकार हो जाएंगे, जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो परजीवी के रूप में काम करते हैं, कुछ ऐसे जो होते हैं जो आपका सहजीवी के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो परजीवी में क्या हो जाएगा? जो दूसरे जीवों पे निर्भर होकर अपना भोजन प्राप्त करे। तो परजीवी में क्या होता है? इनके अंदर हो जाएंगे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीटभक्षी होते हैं। क्या होते हैं? कीटभक्षी होते हैं, अर्थात कीटों को खाने वाले। जैसे आपके क्या हो जाएंगे? पीचर प्लांट। क्या होंगे? पीचर प्लांट। तो ये कीटभक्षी पौधे जो पीचर प्लांट है, यह क्या करेंगे? अपने मुंह स्पष्ट रूप से छोटे रूप में ये खोले हुए रहते हैं, ऐसे इस रूप में ऐसे छोटे खोले हुए रखेंगे। और जैसे इसके संपर्क में कोई भी आपका आएगा, कोई भी मटेरियल आएगा, आने के बाद तुरंत इसका मुंह ऐसे बंद हो जाता है और यह भोजन की तरह अंदर चला जाता है और भोजन के रूप में इस्तेमाल हो जाता है। तो यह किसका काम है? यह परजीवी के रूप में हो गया। आपका क्या होता है? सहजीवी के रूप में भी कुछ काम करते हैं। तो सहजीवी के रूप में मैंने एक आपको बताया था कि एक शैवाल के बारे में आपको बताया था मैंने कि शैवाल कवक के साथ मिलकर, कवक और शैवाल मिलेगा, कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन बनाता था। तो यह सहजीवी के रूप में था। ठीक है, तो यह भी आपका सहजीवी के रूप में कार्य करता था। इसके अलावा आपका क्या है? इसके अलावा एक और एग्जांपल है आपका माइकोराइजा। माइकोराइजा यह भी एक प्रकार के सहजीवी के रूप में काम करता है। तो कहने का मतलब है कि पौधे जो होंगे, पहला नंबर तो यूकेरियोटिक होगा, दूसरा नंबर क्या होंगे? स्वपोषी होंगे। कब? जब इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और उनके द्वारा भोजन करेंगे। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे भी होंगे जो विषमपोषी भी होंगे और अपना भोजन क्या करेंगे? अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहेंगे। तो अन्य जीवों के लिए क्या हो जाएंगे? आपके पीचर प्लांट मैंने बताया, और कुछ ऐसे पौधे होंगे जो सहजीवी के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इस तरह से आपके क्या होंगे? प्लांटी वाले पार्ट में। अब प्लांटी जगत जो होता है वह छोटे रूप में तो होता नहीं है। प्लांटी जगत के अंदर जो जीवन चक्र है वो छोटे रूप में तो चलेगा नहीं, क्योंकि एक प्लांटी ग्रुप के अंदर बहुत सारे पार्ट, अन्य भाग भी शामिल होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से प्लांटी जगत में भी जानना है कि इनके अंदर क्या यूकेरियोटिक कोशिका है। इनके लिए एक पूरी चैप्टर पढ़नी है हम लोग को प्लांटी जगत की। इसमें हमें ब्रीफ सिर्फ जानना है, लेकिन आगे की एक पूरा चैप्टर पढ़ना है हम लोग को, जिसमें सिर्फ प्लांट्स के बारे में ही पढ़ना है। कितने तरह के प्लांट्स होते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। आवृतबीजी, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, है ना, इन सभी के बारे में हमें जानना है। तो ये पूरी प्लांटी जगत के हिस्से के अंतर्गत आएंगे। दूसरा पार्ट होता है आपका, अगर इसके कंपैरिजन में हम जंतु जगत को देखें, तो जंतु जगत के अंदर भी जो कोशिकाएं होंगी वह किस रूप में होगी? वह भी आपकी यूकैरियोटिक ही होगी, यूकैरियोटिक ही होगी। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर इनमें क्या खास होगा कि इनके अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर यह खास होगा कि इनके अंदर जो कोशिका होगी, उस कोशिका के अंदर सभी प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे
लेकिन दो तरह के स्ट्रक्चर इसमें नहीं होंगे जो पौधों में पाए जाते हैं, जैसे कोशिका भित्ति की चर्चा करी हमने। जो कोशिका भित्ति होगी इसमें नहीं होगी। और क्या नहीं पाया जाएगा इसके अंदर? इसके अंदर लवक नहीं पाए जाएंगे, इसके अंदर लवक नहीं पाया जाएगा। अर्थात क्या, पौधों में हमने देखा कि इनके अंदर कोशिकाएं केंद्रक झिल्ली सब कुछ सेम रहेगा जैसा प्लांट में, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी जो इनको बाहरी रूप में सुरक्षा देगी, सेलुलोज की बनी होगी। और साथ ही साथ इनमें क्या होंगे कि इनमें 3 प्रकार के लवक पाए जाएंगे। अगर सोचिए कि जंतु के अंदर भी लवक पाया जाता तो हम लोग के बाल भी हरे हरे होते, मालूम चलता कि सोए रहते हैं और बकरी आके बाल ही पूरा चबा गई, है कि नहीं। इसके अलावा अगर हमारे अंदर क्रोमोप्लास्ट होता तो ऐसा होता कि किसी का चेहरा लाल, किसी का चेहरा पीला, किसी का चेहरा ब्लू, अलग अलग कलर के चेहरे दिखाई पड़ते, अलग अलग तरह के पर्सनालिटी दिखाई पड़ते अगर क्रोमोप्लास्ट पाया जाता तो। लेकिन ऐसा तो संभव है नहीं, हम लोग की पूरी बॉडी ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक ब्यूटी नहीं तो व्हाइट ब्यूटी। तो ये किन की वजह से है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर लवक तो है ही नहीं, और लवक पौधों में पाया जाता है इसलिए वो ग्रीन टी दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ उनमें क्रोमोप्लास्ट है इसलिए रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। अच्छा होता है कि हम लोग के शरीर के अंदर भी कम से कम क्रोमोप्लास्ट होता है, तो किसी का चेहरा लाल और किसी का चेहरा हरा और किसी का पीला और उजला देखने को मिलता है। तो ये पहला आपका डिफरेंस है प्लांटी जगत और जंतु जगत के अंदर। उसके बाद अगर बात की जाए तो आपका क्या दूसरा आपका आता है कि पोषण की क्रिया के अंदर बात की जाए तो पोषण की क्रिया इनके अंदर अगर बात की जाए जंतुओं में पोषण किया जाए तो यह पोषण आपका विषम पोषी के रूप में आपका काम करता है। विषम पोषी का मतलब क्या हो गया? जीव जंतु तो सामान्य रूप से आपका क्या करता है, दूसरे जीवों पे निर्भर रहता है, आपका जैसे हेटेरोट्रोप के रूप में ही काम करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा स्वपोषी और परपोषी, तो उसमें यह पोषण की क्रिया किस रूप में करता है? परपोषी के रूप में, अर्थात कि दूसरे जीवों पे निर्भर रहकर। और उसमें भी हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक में आते हैं, अर्थात कि अपना भोजन हम अंतर्ग्रहण करते हैं तब शरीर के अंदर जाके पाचन होता है, तब उनका शरीर में उपयोग होता है। ठीक है, तो पोषण की क्रिया में इसमें हमने जहां तक देखा था कि विषम पोषी, परजीवी, सहजीवी अलग अलग रूप में होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जीव जंतु में सभी के सभी क्या होते हैं जी? परपोषी रूप में होते हैं, क्योंकि स्वपोषी का कोई चांस ही नहीं बनता है ना। और हमने जिसके अंदर जो आपका सेप्रोफाइटिक होते हैं, जो दूसरे जीवों मृत जीवों पे रहते हैं, वो तो जनरली एकोशिकीय होते हैं, उसे हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा में तो पहले ही बांट दिया था। उसके बाद कुछ ऐसे भी जीव थे जिनके अंदर क्लोरोफिल और इसके अंदर नहीं पाया जाता तो उसको हमने फंजाई ग्रुप में बांट दिया था। इसलिए जो हमारा जंतु जगत जो बच जाता है स्पेशल, वह क्या बच जाता है? हमारा परपोषी के लिए आपका बच जाता है। ठीक है, अर्थात कि भोजन करने के तौर तरीके आपके दूसरे पर निर्भर होकर करेंगे। तो ये आपके जंतु और प्लांटी जगत में डिफरेंस आपका हो जाता है। तो अभी तक हमने क्या जाना कि आपके सबसे पहले अरस्तु ने स्टार्टअप किया, फिर आपका उसमें आगे बढ़ा था कैरोलस लिनियस ने अपना विचार दिया कि किस रूप में हम बांटेंगे जीव जंतुओं को, उन्होंने 2 प्रकार दिए। उसके बाद आरएच विटेकर ने कहा कि 2 जगत आपकी प्लांटी और एनिमिलिया जगत से काम नहीं चलेगा, कम से कम कितने जगत चाहिए? 5 चाहिए। तो उन्होंने 5 बांटा, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और आपकी एनिमिलिया, इन सभी के बारे में हमने चर्चा किया। अब क्या होता है कि अब कुछ और होते हैं जिनकी तरह से वर्गीकरण किया जाता है, तो वर्गीकरण करने के कुछ और तरीके हैं, उनके बारे में जानेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ तक आरएच विटेकर के 5 प्रकार आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कुछ और आपका बचे जिस मेथड से हम लोग क्या करते हैं कि जीवों को वर्गीकृत करने का कार्य करते हैं। तो वर्गीकृत में और कौन कौन से पार्ट हैं जिनके द्वारा वर्गीकृत किया जाता है और जो उपयोग में लाए जाते हैं, तो उनमें क्या पार्ट है आपका? पहला पार्ट हम लोग जानेंगे कृत्रिम के बारे में, अर्थात क्या कि कृत्रिम वर्गीकरण कैसे किया जाता है। पहला क्या जानेंगे?
कि कृत्रिम वर्गीकरण। कृत्रिम वर्गीकरण में क्या करते हैं हम लोग कि जीवों के अवशेषों को हम क्या करते हैं, बांट लेते हैं अलग अलग रूप में करके, और हम उसके बारे में वर्गीकरण करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जीव है और जीव के किसी एक भाग को, अवशेष को हम अलग करके और उनके आधार पर हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करते हैं कृत्रिम रूप में। तो यह वर्गीकरण हमारी कहलाती है कृत्रिम, लेकिन यह ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई, इसलिए आज के समय में इस कृत्रिम वर्गीकरण पे ज्यादा जोर ना दिया जाता है, अर्थात कि कृत्रिम वर्गीकरण जो है उपयोग में नहीं लाया जाता है। लेकिन उसी के जगह पे दूसरा वर्गीकरण उपयोग में लाया जाता है, और वह वर्गीकरण क्या होता है आपका, प्राकृतिक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण में क्या होता है कि हम प्राकृतिक गुणों आधार पे देखते हैं। क्या देखते हैं, जीवों की आकारिकी देख लेते हैं, आकार आकृति यानी आकारिकी के बारे में चर्चा करते हैं। उनके बाद उनके अंदर होने वाले पोषण क्रिया या अन्य क्रियाओं के बारे में बात करते हैं। इन आधार पे हम उनका वर्गीकरण करते हैं, और इस आधार का जो वर्गीकरण है वह सार्थक साबित होता है, और इनसे हमें पूर्ण रूप से सही तरह से वर्गीकरण करने में सहायता मिलती है। इसलिए कृत्रिम वर्गीकरण आपका सामान्य रूप से आज इसका महत्व खत्म हो गया है, और प्राकृतिक वर्गीकरण आज भी आपका चलता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा तीसरा एक और वर्गीकरण होता है, जाति वृत्तीय वर्गीकरण। ठीक है, जाति वृत्तीय वर्गीकरण। जाति वृत्तीय वर्गीकरण उसी के आधार पर कार्य करेगा जैसा कैरोलस लिनियस कहता था। जातिगत रूप में इसे बांटकर और अलग अलग जाति की व्याख्या करके, वर्णन करके, और उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यह आपका जाति वृत्तीय वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एक और है आपका नामकरण के लिए। अब ये तो हमने देखा कि इस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ नामकरण करने के लिए, अर्थात इस वर्गीकरण करने के लिए और भी कुछ पहलू है। ठीक है, तो उसमें आपका आता है कि आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। क्या आता है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। मतलब क्या, सांख्यिकीय वर्गीकरण। तो सांख्यिकीय वर्गीकरण में क्या होता है कि इसमें आंकड़ा लिया जाता है। क्या लिया जाता है, आंकड़ा लिया जाता है। आंकड़ा लेने का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग पेड़ पौधे के आंकड़ा प्राप्त किया जाता है, और पौधे के और जीवों के आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है कि किन पौधों में कितना आपका समानता है और कितनी असमानता है। ठीक है, समानता और असमानता के आधार पे हम क्या करते हैं, इनको वर्गीकृत करते हैं। तो यह कहलाता है हमारा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। जनरली हम इन डाटा को कंप्यूटर के सहायता से हम क्या करते हैं, समानता और असमानता की पता लगाते हैं, और इनके आधार पे हम वर्गीकरण जो करते हैं वो हमारा क्या होता है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। तो हमारा 4 प्रकार हो गया। उसके बाद क्या होता है आपका पांचवा प्रकार। पांचवा क्या होता है, साइटोटैक्सोनॉमी। क्या होता है आपका पांचवा, साइटोटैक्सोनॉमी। तो साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होगा कि साइटोटैक्सोनॉमी के अंतर्गत क्या करते हैं कि हम जीवों के, आपकी कोशिका जो होती है, जीवों की कोशिका विशेष के आधार पर, सिर्फ कोशिका के संरचना और उनके कार्य के आधार पे जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वह हमारा क्या होता है, साइटोटैक्सोनॉमी कहलाता है। अर्थात क्या, न्यूमेरिकल के अंदर हम आंकड़ा निकालेंगे, डाटा के अकॉर्डिंग पौधों और जीवों को समानता बांटेंगे, और साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होगा कि हम उस कोशिका विशेष को निकालेंगे, और कोशिकाओं के आधार पर हम क्या करेंगे, उनके बारे में वर्णन करेंगे। तो यह हमारा क्या होगा, साइटोटैक्सोनॉमी होगा। उसके बाद आता है आपका केमिटो आपका टैक्सोनॉमी। केमिटो टैक्सोनॉमी। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि इसमें जीवों को और पेड़ पौधों के
केमिकल प्रॉपर्टी अर्थात कि रासायनिक गुणों के आधार पर, केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है उस आधार पर हम क्या करते हैं कि इसकी व्याख्या करते हैं, अर्थात कि वर्गीकरण करते हैं जब केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, तो इसे कहा जाता है कीमेटोटैक्सोनॉमी। अर्थात क्या हमने देखा कि न्यूमेरिकल, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटोटैक्सोनॉमी, अर्थात क्या केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। और सातवां जो होता है आपका सबसे आखिरी, वो है आपका मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, तो इसमें क्या होगा, आणविक संरचना के आधार पर, जीवों के आणविक संरचना के आधार पर, आणविक संरचना के आधार पर जब जीवों का वर्गीकरण किया जाता है तब यह कहलाता है मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। तो इस तरह से हमने वर्गीकरण के सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने स्टार्टअप किया। सबसे पहले स्टार्टअप तो अरस्तु अर्थात कि एरिस्टोटले ने किया था। उसने पूरे जीव जगत को दो भागों में बांटा था। अब जीव जगत के दो भागों में बांटने के बाद क्या किया, उनमें देखा गया कि कुछ कमी रह गई, तो उसके आगे कुछ वैज्ञानिकों ने उस पर चर्चा किया। आखिरी रूप में किसने किया चर्चा, आपका कैरोलस लिनियस ने आधुनिक रूप में सबसे बेहतरीन किया काम। तो उन्होंने भी दो ही भागों में बांट के रख दिया, प्लाटी और एनिमिलिया जगत। आरएच व्हिटेकर ने उसको और ज्यादा थोड़ा सा प्रोसेस को बढ़ाया, थोड़ा सा और विस्तृत रूप दिया और उन्होंने 5 भागों में उसे बांटने की कोशिश करी। उनके अलावा वर्गीकरण के अन्य मेथड भी किए जाते हैं, जिनमें आपका कृत्रिम वर्गीकरण के बारे में हमने चर्चा किया कि कृत्रिम वर्गीकरण भी एक प्रकार का वर्गीकरण स्वरूप होता है, लेकिन कृत्रिम वर्गीकरण का इस्तेमाल अब नहीं किया जाता है। पहले किया जाता था, लेकिन अब कृत्रिम वर्गीकरण क्या होता है कि उपयोग में नहीं लाया जाता है। दूसरा आपका प्राकृतिक वर्गीकरण, इसके अंदर क्या होता है, आकार, आकृति, आकार की संरचना, बाह्य संरचना या फिर उनके अंदर होने वाली क्रियाओं के आधार पर हम क्या करते हैं, विश्लेषण करके और उनमें समानता और असमानता के द्वारा वर्गीकृत करते हैं, तो वह कहलाता है हमारा प्राकृतिक वर्गीकरण। उसके बाद तीसरा आता है आपका जातिवृत्तीय वर्गीकरण, जैसा कैरोलस लिनियस ने किया था, जातिगत रूप से अर्थात की संरचनाओं के समानता के आधार पर बांटना, तो ये जातिवृत्तीय में था। उसके बाद आता है आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी अर्थात की सांख्यिकीय वर्गीकरण। इसके अंतर्गत क्या था कि हम पेड़ पौधों एवं जीवों का आंकड़ा इकट्ठा करते हैं और उन आंकड़ा को कंप्यूटर में सबको संगणित या इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद उनमें पौधों और जीवों में समानता और असमानता अर्थात समान गुण और असमान गुण के आधार पर हम क्या करते हैं, उसे वर्गीकृत करते हैं, तो वो हमारा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहलाता है। उसके बाद आता है साइटोटैक्सोनॉमी। यह क्या करता है, पौधों और जीवों के कोशिका संरचना के आधार पर जब वर्गीकरण होता है तब यह हमारा होता है साइटोटैक्सोनॉमी। उसके बाद क्या होता है आपका कीमेटोटैक्सोनॉमी अर्थात की केमिकल जब प्रॉपर्टी, रासायनिक अभिक्रिया और क्रियाओं के आधार पर जो जीवों के अंदर रासायनिक क्रियाएं होती है उनके आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कीमेटोटैक्सोनॉमी। उसके बाद आता है आपका आखिरी मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी अर्थात की आणविक संरचना और किस रूप में जीव एक कार्य करते हैं, उनकी आणविक संरचना के आधार पर हम जब वर्गीकरण करते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। इस प्रकार से वर्गीकरण के अलग अलग रूप में वर्गीकरण करने के तौर तरीके हैं और सभी को हम लोगों ने जानने की कोशिश की। जैविक वर्गीकरण में कुल इतने ही आपके पार्ट्स के बारे में जानने होते हैं और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आशा है फ्रेंड्स यह जैविक वर्गीकरण आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।